हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम पढ़ रहे थे मैं इंस्पिरेशन में समचतुर्भुज के बारे में चल रहे थे। समचतुर्भुज के बारे में कुछ काफी क्वेश्चन बनाए, समचतुर्भुज के बारे में और क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, समचतुर्भुज के बारे में क्वेश्चन बना रहे थे। उस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे, समझने और समझाने। समचतुर्भुज के बारे में क्वेश्चन बना रहे थे, तो समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ होगा कि समचतुर्भुज का परिमाप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका परिमाप बोलता है 2a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल बोलेगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का परिमाप 2a सेंटीमीटर है, जबकि इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों विकरणों की लंबाई का योग बताइए। तो दोनों विकिरणों की लंबाई का योग बताइए। विकिरणों की लंबाई का योग बताइए। देखो जी, समचतुर्भुज की हमने काफी बातें की थी, समझ रहे थे, समझा रहे थे। उस सिलसिले में हमने काफी जाना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समचतुर्भुज की ओर साइड आ रही पर मान लो मैंने ए मान लिया, तो चारों भुजा बराबर होंगी। क्या होगी? ए ए ए होगी। ठीक है, अब देखो, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में भी बात की थी, इसकी परिमाप की बात की थी। तो परिमाप क्या जाना था? परिमाप क्या था जी? परिमाप क्या हुआ? 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा, भुजा क्या हमारे यहाँ, ये तो क्या हुआ? इसका परिमाप हुआ। और क्षेत्रफल के बारे में बात की थी, तो 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल। तो अगर टोटल ये D2 है, तो हमें बात की थी इसको 2 भागों में बांटेगा। ये अगर D1 है तो ये D/2 का समकोण पे काटेंगे, विकिरण एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे और विकिरण को समद्विभाजक भी करेंगे। तो देखो जी, ये कितना है? परिमाप कितना है? 2a। तो 2a लिख दिया, 2a लिख दिया। तो a का मान यहाँ से कितना आएगा? a/2 हो गया, a/2 हो गया। क्षेत्रफल की बात करें, एक चीज तो हमसे हमारे सामने ये निकल कर आई कि यहाँ से इसकी लंबाई, इसकी भुजा की लंबाई क्या हुई? a/2। तो रियल भुजा की लंबाई क्या हो गई? a/2 हो गई। फिर देखो यहाँ से क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकिरण का गुणनफल d1 इंटू d2। बताओ जी, कितना है? 20 स्क्वायर है। तो d1 इंटू d2 का मान कितना हुआ? 2b होगा। अब ये दो चीज हमारे सामने निकल कर आ गई। अब देखो, इसकी बात की जाए, तो इसकी बात करें तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या? समकोण त्रिभुज, ये कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। हमें चाहिए दोनों विकिरणों की लंबाई का योग। हमें चाहिए तो विकिरण D1, विकिरण डायगोनल 1 और डायगोनल 2 मानना है, तो D1 इंटू D2 ये हमारे चाहिए, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, तो देखो यहाँ से क्या आएगा? D1 का स्क्वायर बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो a स्क्वायर बट्टा 4, यहाँ से 2 बाहर आएंगे, 4 यहाँ एल्सियम ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बच गया। 4 से 4 कैच कट गए, तो a स्क्वायर का मान क्या आया? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आगे सर ये चीज़ सामने निकल के आएगी। तो दोनों विकिरणों की योग की बात कर रहा है, तो ये दिखा मेरे को ये भी दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता a प्लस b, a इंटू बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? हाँ, लग रहा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को हम फिल करेंगे, तो वो हमारे सामने आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ क्या होगा? d1 का स्क्वायर, सॉरी d1 इंटू d2 का होल स्क्वायर बराबर होगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2 हो गया। ओ, तो देखो ना, फिर इसका मान क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है a स्क्वायर कर दिया प्लस 2 गुणा d1 इंटू d2 का मान कितना है? 2b। हमें क्या चाहिए? विकिरणों का योग डायगोनल a टू डायगोनल दिस लगे तो कितना है? रूट इन a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b। क्या आप समझ पाए इस बात को? तो समचतुर्भुज के परिमाप 2a सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों विकिरणों की लंबाई का योग बताइए। ठीक है, जैसे ही देखा तो मैंने विकिरण मान लिया 4, समचतुर्भुज की साइड चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ए मान लिया। इसके अकॉर्डिंग परिमाप
4 a बराबर 2a कर दिया, 2a यहाँ से निकाल दिया, तो इसका परिमाप हमारे सामने a/2, सॉरी इसका क्षेत्रफल क्या आया, भुजा क्या है a/2 आ गई, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1/2 गुना d1 × d2 × d, तो यहाँ d1 सॉरी ab का अकॉर्डिंग d1 × d2 का मान निकाल लिया, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला रखा, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। इसके दोनों विकर्णों की लंबाई का योग कितना आया, हमारे सामने है दोस्तों a² + 4b इन रूट। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। देखो जी, अब चलते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने काफी बातें की थी, समझा था। ये हमारा समांतर आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। अब इसमें बोलेगा कि समांतर चतुर्भुज की आस्थन भुजाओं की लंबाई, समांतर चतुर्भुज में आस्थन भुजा की लंबाई, आस्थन भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई, आसन भुजाओं की लंबाई दोस्तों 16 और 20 सेंटीमीटर है, और एक विकिरण की लंबाई, एक विकिरण की लंबाई, एक विकिरण की लंबाई जो है ना वह दोस्तों 24 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ और लंबवत ऊंचाई बताओ। बड़ी भुजाओं की सापेक्ष लंबवत ऊंचाई भी आप बताइए। देखो जी, तो समांतर चतुर्भुज इसमें दी है क्या, कितनी कितनी दी है, लंबाई दी है 16, आस्थन भुजाओं की लंबाई दी है, तो बोले तो या 16 होगी, आप 20 होगी दोस्तों, आप भी 16 होगी ना, आप कितनी होगी 20 होगी। एक विकिरण की लंबाई बोलिए कितनी 24 सेंटीमीटर, तो आप 24 सेंटीमीटर कर दी। अब देखो ये क्षेत्रफल की बात करी, अगर आधार गुना लंबवत ऊंचाई अगर दे रखी है तो भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अन्यथा विषम बहुत्रिभुज के अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो विकिरण इसको क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है, ये और ये दोनों बराबर भागों में बटेगी। हम बात की थी समांतर चतुर्भुज के बारे में, इसका पोस्टमार्टम किया था, तब समझी थी बातों का। तो देखो जी, इसका निकालना पड़ेगा विषम बहुत्रिभुज के लिए, क्या सूत्र लगाएंगे, थेरोन्स फॉर्मूला। तो ये सेम है, तो ये कितना हुआ 24 प्लस में 20 प्लस में 16 बटा तो 2, तो एस का मान कितना आया यहाँ से 60 बटा 2 कितना आया 30। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी? तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल पा रहे थे इसके अकॉर्डिंग, तो एस कितना है 30, एस माइनस ए 6, एस माइनस बी 20 पर एस माइनस सी 14। देखो ना, बताओ ना कितना आएगा, 6 पंजो 30, तो यहाँ से 6 बार आ गई, 5 5 4 500 20, तो यहाँ से कितना बार आया? क्या आप समझ पा रहे हैं इन बातों का? तो ये कितना गया 4, ये कितना हुआ दोस्तों 4, तो 4 यहाँ से बच गए, और 4 पंजे 20, तो ये क्या 7 गुना 2। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखो जी, यह कितना आया, ये कितना आया, इसका मान कितना है 30, तो 30 माइनस 24 यहाँ कितना आएगा 6, ये कितना आएगा जी 10, और ये कितना आएगा 14। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एस माइनस ए एस माइनस बी, ये कौन सा सूत्र लगाया था, यूलर्स फॉर्मूला के बारे में हमने काफी बातें की है पहले। तो ये कितना हुआ 10 गुणा में 3 कर दो जी, 10 गुणा में 3 कर दिया, और ये कितना करेंगे 3 गुणा में 2 कर दो, इसको मान कितना का 2 गुणा में 7, जैसे बाहर निकालने में इजी हो जाएगा। 10 2 बार है, 1 बार 10 बाहर आ गए, ये कितनी बार है 3, 2 बार हो गए ना, तो 3 बाहर आ गया, ठीक है, ये 2 भी बाहर आ गया, कितना बचा रूटीन 7। अब बात करो 10 3 30 60, तो इसका क्षेत्रफल जो आया ना वो कितना आया 60√7 सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आया 60√7 सेंटीमीटर। तो हमें तो टोटल का चाहिए ना, तो 2 से गुणा करते हैं। तो क्षेत्रफल की बात कहाँ कर रही थी, तो 2 गुणा विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था,
120 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक हम निकाल पाए, हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का समभुज लंबाई 16 और 20 सेंटीमीटर है, एक विकिरण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है। इसका अकॉर्डिंग हम जहाँ विकिरण होगा वो दो बराबर भागों में बांटता है, यहाँ विषमबाहु त्रिभुज लॉन्स फॉर्म में इसका क्षेत्रफल निकाल के दो से गुणा कर दिया। यहाँ क्या है, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाए हैं। अब देखो हम सिलसिले को और आगे बढ़ाए, समझे। अब कह रहे हैं इसकी लंबवत ऊंचाई, तो देखो लंबवत ऊंचाई भी हम बताएंगे। हम कैसे करेंगे, ये लंबवत ऊंचाई की बात कर रहा है तो आधार गुना आधार कितना है, 20 है, 20 है ना, तो लंबवत ऊंचाई में निकालनी है बराबर क्षेत्रफल। ये क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल होगा। ये कितना दे रखा है 120, तो टोटल क्षेत्रफल बराबर टोटल क्षेत्रफल। ये देखो तो ये कितना है 6, तो h को मार्क तो आगे दोस्तों 6 रूट 7 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात को प्लीज टेक टाइम, क्या यहाँ तक समझ पाए जी? क्या यहाँ तक समझ पाए आप जी? क्या आप यहाँ तक समझ चुके हैं? नेक्स्ट चले जी। हम समांतर चतुर्भुज के बारे में क्वेश्चन बना रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम बनाएंगे और धीरे 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 हम 0 to हीरो बनेंगे। क्या आप यहाँ तक दोस्तों पहचान पाए जी? बस आपको एक एक क्वेश्चन पे एक एक हर पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में और देखा, वो देखिए कैसे बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज का कह रहा है कि आसन भुजा की लंबाई, आसन भुजा की लंबाई, आसन भुजाओं की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर है। आसन भुजाओं की समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई 30 और 40 सेंटीमीटर है और इसके बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी, इसके बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बड़ी भुजाओं, बड़ी है दोस्तों बड़ोड़ी भुजा नामक के बारे में बात हो रही है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी की है दोस्तों 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताइए, छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बता दो, बीच की लंबवत दूरी बताइए। देखो समांतर चतुर्भुज आसन भुजाओं की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर है, ठीक। ये भी तो 40 होगा, ये भी तो 30 होगा, ठीक। हमने बातें की थी अगर इसकी आधार के समानांतर अगर दो समांतर भुजाओं के बीच की अगर लंबवत दूरी दे रखी है तो हम क्षेत्रफल और तरीके से भी निकाल सकते हैं, आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। ये बातें हमने की थी। तो देखो इसका आधार गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई जो होगी वो परपेंडिकुलर हाइट होगी, लंबवत ऊंचाई होगी। ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बनता है दोस्तों। तो देखो जी आधार कितना है इसका 40, तो 40 गुणा लंबवत दूरी इसने दे रखी है कि कितना है 18 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजाएं, ये बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताई, तो यहाँ देखा गया तो ये इसका यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो 30 गुणा लंबवत दूरी, तो ये क्या है लंबवत दूरी निकाल पाएंगे। तो ये 0 6 चौका 24 सेंटीमीटर छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी हमारे सामने आएगी। क्या आप इस प्रश्न को ऐसे समझ पाए? आसन भुजाओं की लंबाई दे रखी 30 और 40 और 30 सेंटीमीटर और बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताई। तो हम इसको बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? क्षेत्रफल दे दिया ये, तो इसकी 30 और क्षेत्रफल दे दिया आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार ये और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट, ये इसका आधार, ये परपेंडिकुलर हाइट, दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर हैं। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी? अब देखो और आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं कि लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात जो है ना, लंबाई का अनुपात जो दोस्तों है ना वो है 3:2। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। और बताएगा और बोलेगा
और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा और इसकी बड़ी भुजा और समांतर चतुर्भुज बना देता हूं। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं लंबाई का अनुपात 13:2 है और बड़ी भुजा और इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। इसकी बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई को अनुपात जो दोस्तों है ना वो 5:4 है। और छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई दोस्तों 30 सेंटीमीटर है। तो बोलेगा कि क्षेत्रफल बता दो और लंबवत ऊंचाई बता दो जी। क्षेत्रफल और लंबवत ऊंचाई। एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है और बड़ी भुजा और इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। छोटी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल और इसकी लंबवत ऊंचाई बताइए। तो देखो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अब देखो जी, इसने बोला है इसकी लंबाई का अनुपात, आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। अगर मान लो ये 3 है, सॉरी ये 3 होगी, बड़ी है ना, ये कितनी है? 2 है। ठीक है। अब देखो, अब इसने बोला है और इसकी बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई का अनुपात कुछ दिया है। अब देखो, अब कह रहे कि छोटी भुजा की लंबाई कितनी बताओ, यू कितनी बताइए है। दोस्तों 2 है तो ओ भी 2 सी उप तो सी, आमने सामने की भुजा में सब बराबर है ना, इसलिए ठीक है। वो कह रहे कि छोटी भुजा की लंबाई 30 है। देखो एक्चुअल में अनुपात का रूप क्या होगा? 3, तो ओ का अनुपात में बढ़ रही है 3:, देखो संगत भुजाओं आसन भुजाओं का अनुपात 3:2, जबकि एक्चुअल में मान तत्व है तो 2 को मान तत्व है 30 है। अच्छा 2 को मान तत्व है दोस्तों 30 है, तो 1 को मान तत्व है। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? 30 दे रखी है ना। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? 30 है। छोटी भुजा की लंबाई दोस्तों 30 है, तो इधर भी कितनी है? 30 है। तो 2 को मान 30 है, तो 1 को मान 15 और 3 को मान 45 है जैसी। तो आ लंबाई कितनी जैसी? 45 है। अब भी कितनी जैसी? 45। आमने सामने की भुजा बराबर हो। आइए साहब, संगत आसन भुजाओं की लंबाई मिल गई अपन। अब देखो बड़ी भुजा कितनी है? 45 और इनका अनुपात में देखो बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5:4 है। 5 को मान कितना है? 45। अजी 5 को मान 45 है, तो 4 को मान कितना? सी देखो ऊंचाई दे रखी है ना, संगत ऊंचाई। अजी 5 को मान कितना है? 5, तो 1 को मान 5 का अनुपात। अगर अनुपात में कोई चीज 5 है, एक्चुअल मान 45 है, तो 1 को मान 45, 1 को मान 9 और 4 को मान कितना? जैसी 36। तो ऊंचाई कितनी होगी? 36 होगी। अब अपन क्या पूछे? लंबवत ऊंचाई पूछे, तो ऊंचाई तो की आगे कितनी आएगी? 36। अभी का क्षेत्रफल के बारे में बात करा तो आधार गुना लंबवत ऊंचाई, तो क्षेत्रफल की तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्षेत्रफल देखो ना, 36 गुणा में 45 करो जी, गुणा कर लिया ना। 36 गुणा में 40 प्लस 5, 36 4 1440, 36 5 180 जोड़े तो 1620 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 और बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई का अनुपात 5:4। छोटी भुजा 30 है, छोटी भुजा 30 है, तो बड़ी भुजा कितनी जैसी? 45 होगी। तो ये बड़ी भुजा 45 है, ये आसन भुजा 30 होगी। यह 45 है दोस्तों, यह एक हिसाब में 45 है, तो ऊंचाई कितनी जैसी? 36 जैसी। दोनों गुणा करते हैं तो क्या कोई को क्षेत्रफल आगो। अठा तक मेरी बात में आपको समझ में आएगी। तो मैं सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, देखिए कैसे। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? क्या दोस्तों यहाँ तक इन बातों को आप भली भांति समझ पाए जी? तो हम बात की थी अब एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई 8 और 6। एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं की लंबाई, आसन भुजाओं की लंबाई आसन भुजाओं की लंबाई दोस्तों 8 और 6 सेंटीमीटर है। और एक विकिरण की लंबाई तो यह है, बताती था ना, एक
एक विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकिरण की लंबाई बता देते। तो दूसरे विकिरण की लंबाई की उससे दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में बात कर रहे हैं। 8 है, 6 है, एक विकिरण की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकिरण की लंबाई बताओ। देखो हम बात की थी समांतर चतुर्भुज जब पढ़ रहे थे, हम समझ रहे थे, इसका पोस्टमार्टम किया था, छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया, तो एक बात लिखी थी। तो देखो ये तो इसकी है ए, ये तो इसका L है और ये इसका B है, और ये इसके दोनों विकिरण है D1 और D2। ये इसका D1 है और ये क्या है? D2 है। ठीक है, तो हम बात की थी कि D1 का प्लस D2 का, D1 प्लस D2 दोनों का स्क्वायर, D1 प्लस D2 के दोनों का स्क्वायर 2 कोष्टक L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो दोनों के विकर्णों के वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जियोमेट्री में इनकी बातें करेंगे, समझेंगे। ज्यामिति पटवार एनटीपीसी में इनमें बहुत ही कम, पटवार में तो सिलेबस में नहीं है, जियोमेट्री नहीं आएगी, लेकिन इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। जियोमेट्री में भी इसका पोस्टमार्टम रहेंगे, इसको समझेंगे, बारीकी से देखेंगे आखिर ये फॉर्मूला कैसे बना। लेकिन इसके लिए, इसको जानने के लिए बहुत सी बातों को हमें जानना जरूरी है, इसलिए आपको यहाँ तक इसको रखिए। इसके बाद वहां से बात करेंगे तो इन सिलसिले को समझेंगे पूरे को। तो इसका मैंने आपको डायरेक्ट याद करने बता रहा हूँ कि 2 बार L है, L है 2 बार है, B भी 2 बार है, तो B 2 बार है। तो देखो ना, दोनों विकर्णों के समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो आप बनाओ, उसको आगे बनाते हैं ना, तो एक विकिरण करता है 12, तो इको कतो जैसे 144 प्लस 2 कोष्टक, तो ये देखो ना कि तो आपको 64 प्लस 36। क्या आप यहां तक समझ पाए जी? क्या आप यहां तक समझ पाए जी? ठीक है, तो देखो ना इधर, तो ये कितना बना? 64 प्लस 36 144 प्लस A स्क्वायर D1 स्क्वायर। D1 दूसरा विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 64 और 36 100 इंटू 2 200, तो 200 में कितना जाएगा जी? 144। तो D1 का स्क्वायर कितना आ गया? D2 का स्क्वायर। D1 का स्क्वायर मान लिया तो 12, तो D2 का स्क्वायर बराबर 56, तो 56 14 4 56, इसका मतलब 2 रूट 14 गुणा 4, 14 गुणा 4 समझ पाए क्या? 14 गुणा 14 4 56, तो ये कितना हुआ? 2 रूट 14 सेंटीमीटर। दूसरे विकिरण की लंबाई 2 रूट 14 सेंटीमीटर। क्या आप यहां तक समझ पाए? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। क्या आप यहां तक समझ पाए? देखो जी, अब हम समलंब चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के बारे में और भी काफी बातें करेंगे। इसको प्रिज्म को भी साथ लेकर करेंगे, पिरामिड को भी साथ लेकर चलेंगे, और काफी बातें करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब चलते हैं हम समलंब चतुर्भुज के बारे में समझते हैं कुछ। समलंब चतुर्भुज, आखिर ये समलंब चतुर्भुज का क्या सिस्टम है, तो वो देखिए समलंब चतुर्भुज के बारे में हम जानेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें करेंगे, जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्या सिस्टम होता है। तो देखो समलंब चतुर्भुज की बात की जाए तो समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो ये रहता है L, ये मान लो M है, तो L जो है भुजा ना, वो M का पैरेलल है, समानांतर होगी। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में काफी बातें पहले भी की थी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग बट्टा में ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग बट्टा में ऊंचाई। 78 मेरे साथ बात समझ में आई। तो अब बोल रहा है कि समांतर भुजाओं की लंबाई, इसमें बोला कि समांतर भुजाओं की लंबाई, कुछ लंबाई बताएगा। समांतर भुजाओं की लंबाई, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई की बात करें तो है 16 और 24 सेंटीमीटर, 16 और 24 सेंटीमीटर।
और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कह रहा है कि 210 सेंटीमीटर, मान लो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोलेगा इसकी ऊंचाई बताइए। अब हमें ये बतानी है, कैसे बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट 1/2 समांतर भुजाओं का योग ये कितनी है 16, ये कितनी है 24। तो समांतर भुजाओं का योग की बात करें तो 16 और 24 कितना हुआ a + b, 16 प्लस में 24 और इनटू हाइट हमें नहीं मालूम है। और ये क्षेत्रफल कितना दे रहा है 210 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ बताइएगा जरा 40। तो 40 तो इस 2 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 20 गुणा में h बराबर 210, 0 to 0 कैंसिल और h का मान कितना आया 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 24 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर है। तो जैसे जैसे फॉर्मूला रखेंगे तो हमें हाइट निकलकर सामने आ जाएगी। क्या आप मेरी बात को दोस्तों यहाँ तक समझ पाए? जी, हम इनसे लेके और क्वेश्चन बनाएंगे, वो देखिए समझेंगे आखिर क्या। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता रहा है 270 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर है। देखो साहब, क्षेत्रफल बता रहा है 270 सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी और दे रखी है जी। लंबवत दूरी बताए है 20 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। और समांतर चतुर्भुज जो है नाभिकीय भुजाओं का, समांतर भुजाओं का अनुपात, समांतर भुजाओं को जो अनुपात है ना, भुजाओं का अनुपात बोल रखा है कि 4:5 बनाओ। तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? मान लो मैं रख लेता हूं वहां a और b का मान बताइए, a और b का मान बताइए। तो ये क्या है हमारा समलंब चतुर्भुज है। अब बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। समांतर चतुर्भुज के बीच की लंबवत दूरी जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और समांतर भुजाओं का अनुपात, इसको मैंने 4x मान लिया और मैंने 5x मान लिया, यही तो एग्जाम में दे रखा है। तो क्षेत्रफल 210 से समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, लंबवत दूरी दे रखी है। तो 1/2 क्षेत्रफल निकाले तो समांतर भुजाओं का योग 4x प्लस में 5x और गुणा में लंबवत ऊंचाई कितनी 20 दूरी को क्षेत्रफल 270 के बराबर दे रखी है। काटो भाई साहब, काट दिए 4 5 9 90 गुणा में x बोले तो 270, x को मान के तो आगो दोस्तों 3 आगो, तो या तो कतिया जैसी 12 जैसी या कतिया जैसी 15 से 5 दिए 15। क्या मेरी बात को यहाँ तक आप समझ पाए? क्या यहाँ तक इस बातों को आप समझ चुके हैं? जी, क्या आप यहाँ तक समझ पाए कि समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर है और इसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो 20 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात 4:5 है, तो 4 और 5 करके 4x प्लस 5x। 18 तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो क्षेत्रफल 4x 5x 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना परपेंडिकुलर हाइट बराबर 270 है। इसके अकॉर्डिंग x का मान 3 3 4 3 12 और ये कितना है 5 3 15। 18 तक समझ में आ गई। चलो इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। समलंब चतुर्भुज के बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके क्वेश्चनों के बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे, एक क्वेश्चन को भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है 475 सेंटीमीटर है, बोल रहा है कि 475 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की जो लंबवत दूरी है ना वह दोस्तों 19 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर मान लो और दे दे, समांतर भुजाओं के
समांतर भुजाओं के लंबाई का अंतर बोल रहे 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ समांतर भुजाएं बताइए, दोनों भुजाएं बताओ साहब। तो उसकी समांतर भुजाएं क्या क्या है? तो समलंब चतुर्भुज जैसे ही दिया हम डायरेक्ट बनाइए। क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर, टोटल क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 475 सेंटीमीटर हो गया। बीच की जो दूरी लंबवत दे रखी है वो कितनी है? 19 है। बीच की लंबवत दूरी जो 19 है, ये मैंने मान लिया ए, ये मान लिया मैंने बी। ये हमारी हाइट है, ये हमारी लंबवत ऊंचाई है। क्या आप यहां तक समझ पाए? तो बनाओ ना 1/2 गुणा a प्लस बी, नहीं दे रखा तो a प्लस बी रख देते हैं। और ये कितना दे रखा है? 19 और इक्वल टू 475 गुनी 95 गुनी 2 38 गुनी 5 95। a प्लस बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 50 आ गया। a माइनस बी भुजाओं, समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई का अंतर कितना है? 4 है। तो देख लो ना, यो काट तो 2a बराबर कतो अजीसी 100 अजीसी a कतो अजीसी दोस्तों 27 अजीसी b कतो अजीसी जनाब 23 अजीसी। तो बड़ी भुजा की लंबाई की बात करें तो 27 सेंटीमीटर और छोटी भुजा की लंबाई की बात करें तो दोस्तों कतो अजीसी 23 सेंटीमीटर। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ ये बात कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 19 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं की लंबाई का बीच का अंतर जो वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि भुजा की लंबाई क्या होगी, बड़ी भुजा क्या होगी, छोटी भुजा क्या होगी? तो हम निकाल पाए कि समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल a प्लस बी 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बराबर 475। यहाँ से a प्लस बी का मान लिया a माइनस बी, तो अलग अलग निकाल दिया। इसका मतलब ये 27 है, ये कितना है? 23। क्या आप दोस्तों यहाँ तक समझ पाए? क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी चलो हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। वो देखिए अब देखो कि समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई जबकि दे रखी पा दोस्तों बोल रहे 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। फिर बोल रही है कि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई जो है ना 13 सेंटीमीटर है। अब पूछेगा मैंने क्षेत्रफल बता दो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ भाई साहब, और एक विकिरण की लंबाई भी बताओ। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 20 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं की लंबाई में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, विकिरण की लंबाई क्या होगी, हम बनाएंगे वो देखिए कैसे। देखो साहब, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। तो इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई की बात करें ना, तो 10 जैसी है दोस्तों, 31 जैसी, 20 जैसी, और अन्य दो भुजा कितने नंबर की, 13 की, तो 13 रख दिया, दिक्कत कोई नहीं। अब मनिया बताओ कि अपन डायरेक्ट यहाँ से लंबवत कोई हाइट ले लेते हैं। ये लंबवत ऊंचाई इसकी मैंने ले ली, लंबवत ऊंचाई ले ली, तो ये 10 है, टोटल कितना है जी 20। ये 10 है तो ये कितनी हो गई 10, तो ये टोटल 20 है, 10 होगी तो 5 कितनी बच गई 10, तो 5 इधर हो गई होगी, 5 इधर हो गई होगी। ये हमेशा लंब, तो ये करना है तो 100 में से 25 जाए 144 कितना को है, तो ये कितनी आएगी 12, 8 है, 12 आता है। यहाँ क्षेत्रफल निकालवा को रास्ता हो गया, क्योंकि समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है और बीच की लंबवत ऊंचाई भी अगर दे रखी है तो क्षेत्रफल निकालवा में जो चीज चाहिए अपन मिल गई। तो आप पहले क्षेत्रफल निकाल छोड़ देंगे। आओ तो देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 20 + 10 लिख दी, और ऊंचाई कितनी कर दी 12, कतो आयो 6, एक ही 30 6 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो भाई समलंब चतुर्भुज को क्षेत्रफल निकले,
वो तो समलंब चतुर्भुज को आप सामने क्षेत्रफल आ गयो। अब अपन एक चीज और चाहिए कि ई विकिरण की लंबाई अपन क्या निकालना कब आता करना जो। तो देखो ई विकिरण की लंबाई चाहिए। देखो भाई साहब आ गति है 10 है, आ गति है 5, तो आ टोटल गति है 15। तो मैं ये कह सकूं ये विकिरण की लंबाई काट भाग ली कि आप एक कर्ण की लंबाई काट रहे हैं। ई त्रिभुज में आप कर्ण कोण की 90 डिग्री या 12 है या गति है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर करो ना, बताओ विकिरण की बात कर रहे हैं। तो विकिरण की बात करें तो विकिरण का स्क्वायर मतलब कोई स्क्वायर को सम दोनों का स्क्वायर का सम के बराबर हो तो कतो आ वो 225 प्लस में 144 जोड़ दो ऐसा 3 6 9 एक रूट लगा दो कोई आ गई को विकिरण की लंबाई आएगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए कि समांतर भुजाएं की लंबाई 10 और 20 सेंटीमीटर है, 10 और 20 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। आप एक सीधी ठीक 90 डिग्री जब 90 डिग्री में लंब बताई जाएंगे तो यह 13 या 5 तो यह कहते हैं जिसी 12 की 90 डिग्री समकोण त्रिभुज वो रूल के अकॉर्डिंग बना दिया। ये काट दी तो आपने क्षेत्रफल निकाल बरस तो वही भी दोनों भुजाओं की समांतर भुजाओं की लंबाई है, लंब तो चाहिए आपने सामने क्षेत्रफल निकालवा कहीं दिक्कत है। फिर आगे बात सारी कि आ लंबाई देखी जना अपन देखी जना यह 5 है जना टोटल 20 है 15 बचे तो 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर देखिए हुए तो 369, तो रूट इन 369 विकिरण की लंबाई आएगी। हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हम कल मिलेंगे, आपको और आगे समझाएंगे। उम्मीद क्या मिलेंगे, कन्फर्म ही है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है। आज के लिए थैंक यू।